गांव की जो परिस्थिति है मोटे मोटे तौर पर अमूमन पूरे देश में ये है कि गांव में से पलायन हो रहे हैं लोग। गांव में वृद्ध बच जाते हैं, कभी कभी बच्चे बच जाते हैं, महिलाएं बच जाती है। काम करने के लिए, कमाने के लिए पुरुष जो है वो जाता है नज़दीकी शहर में, कभी कभी पूरा परिवार चला जाता है। Mahatma Gandhi has specifically warned us that India is to be found in its villages. The soul of India are villages. And he has also warned us that if villages perish, India will perish too. India will be no more India. Emphasizing on the same thing, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has also said that if we have to rebuild India, we should start with villages. क्या गांव केवल एक बेनिफिशियरी के रूप में हम गांव को देखते हैं कि वो बस स्वीकार करने के लिए, लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए खड़ा है, जबकि हम ये नहीं देख पाते हैं कि उसके द्वारा उत्पन्न किए अनाज से तो हमारा पेट भरता है। So the point is, when we talk about natural resources, water as a natural resource, forest as a natural resource, and any kind of natural resource, पहले ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस गांव वाले मैनेज करते थे। गांव का उनके ऊपर अधिकार था, गांव वाले जतन करते थे। एंड दिस इज सेम विच वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट एट रमनवाड़ी ऑल्सो। ये रमनवाड़ी गांव बहुत हेवी रेनफॉल के एरिया में आता है। इट्स लोकेटेड ऑन वेस्टर्न घाट्स वेयर दे रिसीव रेनफॉल ऑफ 5000 मिलीमीटर्स। इतना घमासान बारिश रहता है, but before summer season, from April, May, June, there is no water for drinking also. फिर हमने पानी का काम किया वहाँ। पानी का काम करते हुए लोगों का द लोकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट उनसे सुना। इम्प्लीमेंटेशन में गांव वाले आ गए, तो ये उनका प्रोजेक्ट था एंड वी जस्ट एक्टेड एज ए कैटलिस्ट, एज ए फैसिलिटेटर। वो प्रोजेक्ट 12-15 साल पहले कंप्लीट हुआ। वो प्रोजेक्ट पानी का प्रोजेक्ट विच इज़ अ फ्लड इरिगेशन सिस्टम, ट्रेडिशनली नोन, जहाँ ऊंचाई से पानी हम ग्रेविटी से नीचे तक लाते हैं। ये पानी का प्रोजेक्ट गांव वालों ने पूरा करने के बाद आज रमनवाड़ी छोटे गांव में जो 2.5 एकर्स सिंचाई का ज़मीन था, आज वो 60 एकर्स हो गया है। उसे रिवर्स माइग्रेशन हो गया। लोग वापस जो घर छोड़ के गए थे वापस आ गए, वो अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट आज उनका प्रोजेक्ट है। 15 साल से वो प्रोजेक्ट बहुत सुंदर ढंग से मैनेज कर रहे हैं। उसमें किसी को बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं। नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष जानी है। अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूँ। पढ़ाई करने के बाद में कुछ काम से गांव की तरफ जाना हुआ, गांव में घूमना हुआ, गांव को देखना हुआ। उसी प्रक्रिया में गांव को समझने का भी एक प्रयास हुआ कि गांव होता क्या है, हम किस नज़र से देखते हैं, गांव की परिभाषा क्या है। यही परिभाषा, यही यात्रा हमें पूरे देश के कई कोने कोने के गाँव तक ले गई। 15-16 राज्यों में हम अलग अलग गाँव में घूमे, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, समझा, और भारत की मूल व्यवस्था क्या कैसी हुआ करती थी उसके कुछ कुछ लक्षण हम देख पाए। तो आज भारत के गांव की वर्तमान स्थिति, थोड़ा बहुत अतीत और आगे की दिशा क्या संभव हो सकती है, उस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मित्र हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से श्री राहुल देशपांडे जी। नमस्कार, मेरा नाम राहुल देशपांडे है। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ और जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो वेणु माधुरी ट्रस्ट करके है, विच इज़ मेंट फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल टाइम टेस्टेड इंडिक विजडम। सो हमारा ये छोटा सा गाँवों को पुनर्जीवित करने का काम पिछले 23 साल से चल रहा है। उसी के सिलसिले में जो भी हमने जाना वो शेयर करने के लिए यहाँ पे हम उपस्थित है और दूसरों से सीखने के लिए ज़्यादा उपस्थित है। धन्यवाद। तो आजकल जैसे बताया राहुल जी ने कि गांव की जो परिस्थिति है मोटे मोटे तौर पर अमूमन पूरे देश में ये है कि गांव में से पलायन हो रहे हैं लोग। गांव में वृद्ध बच जाते हैं, कभी कभी बच्चे बच जाते हैं, महिलाएं बच जाती है। काम करने के लिए, कमाने के लिए पुरुष जो है वो जाता है नज़दीकी शहर में, कभी कभी पूरा परिवार चला जाता है।
तो ये जो पलायन है, गांव में घर तो है लेकिन घर के अंदर सदस्य कम हो रहे हैं, गांव की शोभा कम हो रही है, गांव की समृद्धि कम हो रही है, आर्थिक संपन्नता भी कम हो रही है, उत्सव त्यौहार ये सब कुछ कम हो रहा है, जो एक आनंद का वातावरण हो रहा था पहले वो कम हो रहा है। उसका स्थान कहीं ना कहीं एक बेचारगी का भाव ले रही है, उसका स्थान कहीं ना कहीं थोड़ी सी दरिद्रता, विवशता ये भाव दिखने लगे हैं। जब एक किसी आम सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि आप गांव जब आपके ध्यान में आता है तो आप सबसे पहले क्या सोचते हो, तो लोग कहते हैं कि गंदगी है, फिर कहते हैं कि कहीं भी गोबर पड़ा हुआ है। अच्छा, गोबर का महत्व क्या है ये तो जानते नहीं है, लेकिन बोल देते हैं कि कहीं भी गोबर पड़ा हुआ है। बेचारों को खेती में मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये पूरा विवशता का भाव आज गांव के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से भारत की जो मुख्यधारा की नीति रही है वो शहर प्रधान रही है, नागरिक प्रधान रही है। इसीलिए हम लोग नागरिक कहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हम ये नहीं कहते कि हम भारत के ग्रामीण हैं, है ना। बात यहीं से होती है, नागरिक कौन होता है? जो नगर में रहता है। तो पहले से ही ग्रामीण को तो हाशिए में धकेल दिया गया है। तो खैर ये सारी परिस्थितियां हैं, और जो एक स्वर्णमयी भूतकाल था, अतीत था, उसे तो हम जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आज यदि गांव इस परिस्थिति में है तो वहाँ से उबरने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए गांव में रहने वाले व्यक्ति को कोई आर्थिक समस्या भी ना हो, और गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये बात गौरव प्रधान रहे, ये यदि प्रस्तापित हो सके तो गांव फिर से अपने दम पर खड़े हो पाएंगे। तो इसी विषय पर राहुल जी का भी कुछ काम रहा है, तो आप भी जरा अपना अभिप्राय रखिए। बिल्कुल, आशुतोष भाई ने बहुत ठीक तरह से कहा कि आज गाँवों की क्या हालत है। महात्मा गांधी हैज़ स्पेसिफिकली वार्नड अस दैट India is to be found in its villages. The soul of India are villages. And he has also warned us that if villages perish, India will perish too. India will be no more India. Emphasizing on the same thing, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has also said that if we have to rebuild India, we should start with villages. यही मुद्दा नज़रिए के सामने रख के वेणु माधुरी ट्रस्ट हम पिछले 23 साल से गाँवों को कैसे समृद्ध स्वयं पूर्णता ला सके इसका प्रयास कर रहे हैं। सो व्हेन वी से अबाउट लोकल सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजेस which are against the globalization, we work with 6 KRAs, that is key result areas. So we work for organic farming, we work for cow-based economics or cow conservation, cow protection, health, education, cottage industry, culture. These are the 6 KRAs. और ये करते करते हमें ये देखने को मिला, एक गांव रमनवाड़ी करके है जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है. This is a small isolated village which is located on the western Ghats amongst the wildlife sanctuary. और ये रमनवाड़ी गांव वो गांव है जिन्होंने आज से 25 साल पहले सब गांव वालों ने तय किया था, क्योंकि ये हमारा गांव फॉरेस्ट में आ रहा है और आगे जाके फॉरेस्ट बढ़ेगा तो वाइल्ड एनिमल्स से बहुत परेशानी होगी, गांव डेवलप नहीं हो पाएगा. इसलिए रमनवाड़ी के ग्रामस्थों ने पूरा लिख के दिया था कि हमको यहाँ से हिला दो, हमें रिहेबिलिटेट कर दो. Now at this point, for last 23 years we are working with that village. At this point गाँव वालों का कहना है हमें कहीं भी नहीं जाना है, हम यहीं पे खुश है. So what made this change? कल वो जाना चाहते थे, आज नहीं जा रहे हैं. ये सारा जो छोटा प्रवास है वो हमने देखा है, हमने प्रयास किया है कि वो गाँव को कैसे हम समृद्ध कर सके, locally self-sufficient कर सके. And this has to be done, or this we have tried to do it in a holistic way, considering all the different aspect. फिर जहाँ पे वन भी रहे, वन्य पशु भी रहे और गांव भी रहे, ये हमने प्रयास किया था. और ये हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहते हैं. ऐसा ही कुछ एक एक्सपीरियंस हमारा रहा है. हम गुजरात के छोटा उदयपुर ज़िले में कुछ समय के लिए हमने निवास किया, ग्रामीण जीवन का अनुभव करने के लिए. और वहाँ पर रहते रहते हमने पाया कि खेतों में नीलगाय और सूअर, ये दो के द्वारा फसलों को बहुत नुकसान पहुँचाया जाता था. कभी कभी तो ये बात भी सुनने में आई थी, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत, कि नीलगाय को गोली मार डालने को भी
क्रिमिनलाइज नहीं किया जाने लगा था कुछ समय के लिए, क्योंकि किसानों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो वहाँ पर हमारे कुछ ऐसे मित्र थे जिनके साथ घूमते हुए हम कुछ बोलते नहीं थे, सुनते ज़्यादा थे, उनसे समझने का प्रयास करते थे। तो उन्होंने बताया कि देखो वो खेत के पास में एक तेंदुए ने अपने 3 बच्चे रखे हैं, तो सोचो वो 3 तेंदुए जब बड़े हो जाएंगे तो वो क्या खाएंगे, उनका भोजन क्या है। उनका भोजन कई सारे पशु है, जिसमें सबसे बड़ा उनके लिए जो शिकार है वो नीलगाय है। तो आप क्यों उसका शिकार करना चाहते हो? आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कीजिए, 1-2 साल के अंदर इनको बड़ा होने दीजिए, पूरे इलाके में जितनी भी अतिरिक्त नीलगाय है वो ये अपने से समाप्त कर देंगे, और पूरा मतलब सृष्टि में संतुलन बना रहता है यदि हम उसे खराब करने का प्रयास ना करें। तो हमें संतुलन लाने की आवश्यकता नहीं है, संतुलन प्रकृति में निहित है, हम उसे असंतुलित करने का प्रयास करते हैं। और फिर यही हुआ कि वो तेंदुए बड़े भी हुए, नीलगाय की संख्या थोड़ी सी कम भी हुई, किसानों की समस्या भी कम हुई। अच्छा, हमने जब इसे समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हुआ था, तो पता चला कि तेंदुए का शिकार भी तो बहुत होता था पहले, तो उनकी जो संख्या होती थी उसे आपने कम कर दिया, उसे कम कर दिया, तो जो शाकाहारी पशु है, जंगली पशु, उनकी संख्या बढ़ गई, उनकी संख्या बढ़ गई, वो किसानों को परेशान करने लगे। लेकिन कभी हमारे लिए शिकार करना, फ़ोटो खिंचाना ये गौरव की बात होती थी, ये दिखावे की बात होती थी, तो इससे ये समस्या खड़ी हो गई। आपको लगता है कि बस आप एक तेंदुए को मार रहे हो, नहीं, आप किसान को भी परेशान कर रहे हो। लेकिन ये बातें इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो खैर ये एक उदाहरण हुआ। आज जितने भी अधिकतर प्रयास होते हैं देश में गांव को अपने पैरों पे खड़ा करने के, सशक्तिकरण के, तो राहुल जी ने तो बड़े सुंदर बात बताई कि उनकी जो 6 KRAs है, तो इस तरह की संस्थाएं बहुत कम है देश में। बाकी जहाँ भी हम देखते हैं हमें प्रयास कुछ ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर गांव में ऐसी फैसिलिटीज़ खड़ी की जाती है कि जो शहर में हो। उदाहरण के रूप में वहाँ पर RCC की रोड बना देना, उदाहरण के रूप में वहाँ पर लोगों के घर में बड़ी गाड़ी आ जाना, उदाहरण के रूप में वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल जाना, दुकानें बहुत सारी खुल जाना, और फिर वहाँ से होता है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, फिर वहाँ से होता है खेती से दूरी, फिर वहाँ से होता है कारीगरी के कामों से दूरी, फिर वहाँ से होता है कि परिश्रम से दूरी, फिर वहाँ से बीमारी भी आती है, फिर अस्पताल भी आता है, और फिर शिक्षा के लिए बाहर जाने का भी होता है, और बाहर जाकर वापस नहीं आने की भी प्रक्रिया चलती है। तो कुल मिलाकर के गांव के भीतर भीतर शहर बसाने का जो प्रयास हो रहा है उसके प्रति हमें सजग रहने की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि ये गांव को, जब भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे सामने घूम फिर के ये बातें आती है। जब समझ नहीं थी, हमने भी कभी ये सब काम किया था, हमने गांव में RO प्लांट लगाए थे, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, कि हम पानी को स्वच्छ करेंगे। अब उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? जितने भी रुपए का प्लांट था वो तो गया किसी एक कंपनी के पास, गया कहाँ से? या तो गांव से गया, या तो किसी फंडिंग एजेंसी ने दिया। तो इसमें गांव क्या कर रहा है? क्या गांव केवल एक बेनिफिशियरी के रूप में हम गांव को देखते हैं कि वो बस स्वीकार करने के लिए, लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए खड़ा है? जबकि हम ये नहीं देख पाते हैं कि उसके द्वारा उत्पन्न किए अनाज से तो हमारा पेट भरता है। तो ये दृष्टि को सुधारना बड़ा ज़रूरी है कि गांव कोई बेनिफिशियरी नहीं है कि जो सरकार की स्कीमों का मोहताज हो, जो NGOs का मोहताज हो, कि उनके द्वारा उन्हें रेवड़ियाँ बांटी जाए। गांव का अपना जो सामर्थ्य है उसके ऊपर गांव को कैसे खड़ा किया जा सकता है, गांव कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने दम पे खड़ा हो, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम गांव कहते किसको है, हम गांव की परिभाषा क्या करते हैं। क्योंकि गांव की परिभाषा यदि शहर की भाषा में होगी तो गांव का विकास, गांव का शहरीकरण ही होगा। और यदि हमें गांव का शहरीकरण नहीं करना है, यदि हमें गांव को गांव बनाकर उसे खुशहाल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए गांव को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो बिल्कुल, आशुतोष जी ने बहुत सही ढंग से कहा कि गांव की परिभाषा क्या हो सकती है। हमारा जो छोटा एक्सपीरियंस है वो ही यही रहा है कि रमनवाड़ी गांव जो जंगलों में था, और रमनवाड़ी जैसे ही 25 दूसरे गांव जिन्होंने जंगलों में होने के कारण खुद को पुनर्स्थापित, रिहेबिलिटेट करने के लिए बात किया था, उसमें से रमनवाड़ी आज वापस जंगल नहीं छोड़ना चाहता। तो ऐसा क्या हुआ कि रमनवाड़ी में कुछ चीज़ों में स्वयं पूर्णता आ गई, लोगों को सिक्योर लग रहा है और लोग वही रहना चाहते हैं। हमारी भारतीय व्यवस्था में हमको ये जानना पड़ेगा कि ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिसको आज की इकोनॉमिक्स की भाषा में सोशल कैपिटल कहते हैं, ये हर चीज़ के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए, हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो गांव की बात और गांव की विकास की बात जब आती है तो हमें ये देखना है कि वो जो हम करना चाहते हैं वो गांव वालों की इच्छा है क्या, और वो उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा के अनुसार उसका प्लानिंग होना चाहिए। एंड वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड देन दे शुड फील इट दैट दे आर द ओनर्स। इसी चीज़ से आता है कि विल दैट प्रोजेक्ट जो हमने किया है वो सस्टेनेबल होगा कि नहीं। जैसा हम रेगुलरली कहते हैं कि अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं और गांव जाते जाते अगर हमने एक छोटा सा बंदारा देख लिया, बंड देख लिया, तो अगर हम गांव वालों को पूछेंगे कि ये किसका है, उसके जवाब से पता लगेगा कि वो बंड दीर्घ आयुष्य जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। इफ़ द विलेजर सेड दैट दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी, हम गांव वालों ने ये किया है, तो ये जानना है कि उनका दिल उसमें है और वो चिरकाल जाएगा, दैट इज़ इट विल बी सस्टेनेबल। अगर वो गांव वाला कहता है ये जिला परिषद ने या बीडीओ ने या गवर्नमेंट का है, तो समझो वो थोड़ी ही दिन में सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम से हुआ है, that will not go for a longer time. So the point is, when we talk about natural resources, water as a natural resource, forest as a natural resource, and any kind of natural resource, पहले ये सारे natural resources गांव वाले मैनेज करते थे, गांव का उनके ऊपर अधिकार था, गांव वाले जतन करते थे। And this is same which we have experienced it at Ramanwadi also. ये रमनवाड़ी गांव बहुत हेवी रेनफॉल के एरिया में आता है। इट्स लोकेटेड ऑन वेस्टर्न घाट्स वेयर दे रिसीव रेनफॉल ऑफ 5000 मिलीमीटर्स। इतना घमासान बारिश रहता है, बट बिफोर समर सीजन फ्रॉम अप्रैल मई जून देयर इज़ नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो। फिर हमने पानी का काम किया, वहाँ पानी का काम करते हुए लोगों का द लोकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट उनसे सुना, इम्प्लीमेंटेशन में गांव वाले आ गए, तो ये उनका प्रोजेक्ट था एंड वी जस्ट एक्टेड एज ए कैटलिस्ट, एज ए फैसिलिटेटर। वो प्रोजेक्ट 12-15 साल पहले कंप्लीट हुआ। वो प्रोजेक्ट पानी का प्रोजेक्ट विच इज़ ए फ्लड इरिगेशन सिस्टम, ट्रेडिशनली नोन, जहाँ ऊंचाई से पानी हम ग्रेविटी से नीचे तक लाते हैं। ये पानी का प्रोजेक्ट गांव वालों ने पूरा करने के बाद आज रमनवाड़ी छोटे गांव में जो 2.5 एकर्स सिंचाई का ज़मीन था, आज वो 60 एकर्स हो गया है। उसे रिवर्स माइग्रेशन हो गया, लोग वापस जो घर छोड़ के गए थे वापस आ गए, वो अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट आज उनका प्रोजेक्ट है। 15 साल से वो प्रोजेक्ट बहुत सुंदर ढंग से मैनेज कर रहे हैं, उसमें किसी को बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं। हियर द पॉइंट इज़ 150 years back there was no government in this world which were taking care of the water resources or the water supply of a community. देखो, हर कम्युनिटी खुद का पानी मैनेज करती थी, ये गवर्नमेंट का दायित्व नहीं था। और आज सारा दायित्व गवर्नमेंट के ऊपर आ गया है, तो कम्युनिटी उसमें से हट गई है। इसलिए सारे नेचुरल रिसोर्सेज जिसकी भी हम बात करते हैं, फॉरेस्ट लो, वाटर लो, दे आर इन ए वेरी बैड शेप, क्योंकि कम्युनिटी को दूर किया गया। एंड दिस स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स। इन 1863 दे फॉर्म्ड PWD डिपार्टमेंट, फिर 65 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो कहने का पॉइंट यही है कि अगर गांव को स्वयं पूर्ण करना है तो लोगों का उसमें सहभाग दिल से, श्रम से और मन से होना चाहिए। और वो स्वयं पूर्णता लाने के लिए हमें 3 फैक्टर्स की ज़रूरत है जो हमारे शास्त्रों से, हमारे वेद से आते हैं। वो है कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। एक सुंदर इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है जो रविंद्र शर्मा गुरुजी बताते थे कि लोग पैसे के पीछे जाते हैं। सही है, गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पैसा शहरों की तरफ जा रहा है। बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम विथ इंडियन विलेजेस, 6.5 लाख इंडियन विलेजेस, पैसा गाँव में आता था, इसलिए लोग गाँव में रहना पसंद करते थे। आज पैसा गाँवों से जा रहा है बाहर, इसलिए लोग जा रहे हैं। सो दिस हैज़ टू बी सीन फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि पैसा गाँवों में आना चाहिए, तो ही लोग गाँव में रहेंगे।
पैसा शहरों से गांव में आना चाहिए, अदरवाइज एट प्रेजेंट गांव को एक रिसोर्स करके देखा जा रहा है, गांव के लोगों को चीप लेबर करके देखा जा रहा है. एंड दैट्स व्हाई द पॉइंट इज communism or capitalism has not answered this question of local self sufficiency. लोकल सेल्फ सफिशिएंसी तभी हो सकता है जब लोग ये अपने हाथ में ले ले, लोग ये जाने कि ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है और हम अपने गांव के लिए काम करेंगे. बिल्कुल. तो ये जो बताया आपने सामर्थ्य की बात, गांव अपने सामर्थ्य के ऊपर कैसे खड़ा हो, एक किस्सा बताता हूँ आपको. आईआईटी रुड़की का नाम सबने सुना होगा. आईआईटी तो उसको कुछ सालों से कहने लगे, पहले एनआईटी कहते थे, आरईसी कहते थे, कई सारे अलग अलग नाम थे. उसकी स्थापना का इतिहास देखना चाहिए. उसे कहा जाता है इंडियाज़ फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज. कोई एक समय था कि जब सिंचाई की शुरुआत हुई. अब सिंचाई हमारे यहाँ भी होती थी पहले, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई होती है पश्चिम में, ये इस तरह की पद्धति कुछ हमारे यहाँ पर नहीं रही थी. अंग्रेज़ों के समय में 19th सेंचुरी में, ठीक से साल मुझे याद नहीं है, लेकिन 19वीं शताब्दी में उन्हें सतलज नदी के ऊपर एक बांध बनाना था. अब वो बांध बनाया, वहाँ से पानी निकाला, नहर बनाना चालू किया. अब वो कैनाल को उन्हें ले जाना था किसी एक क्षेत्र में, लेकिन समस्या ये थी कि वो क्षेत्र में जाते जाते बीच में एक नदी बह रही थी. तो नदी के ऊपर से कैनाल को क्रॉस कराना है, रास्ता नहीं बनाना है, कैनाल बनानी है. तो ये कैसे किया जाए? सिविल इंजीनियरिंग में इसे कहते हैं एक्वाडक्ट. तो आज तो आपको एक्वाडक्ट मिल जाएंगे. नर्मदा का पूरा नर्मदा कैनाल का जो नेटवर्क है वो कई सारी नदियों को क्रॉस करता है, तो ये आप देख पाएंगे. लेकिन ये बात है आज से 150-200 साल पुरानी, 200 तो नहीं, 150 साल पुरानी करीब करीब. तो तब कहा जाता है कि उत्तराखंड के कुछ लोगों ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. और वहाँ की कोई एक बड़ी नदी थी, जिस नदी के ऊपर से उन्होंने एक्वाडक्ट का निर्माण किया. तब अंग्रेज़ों के पास कोई नोहाउ नहीं था कि एक्वाडक्ट बनता कैसे है, और हमारे यहाँ भी नहीं बना था, क्योंकि कभी नदी को लांघना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी हमारे यहाँ पर. हमारे यहाँ नदी को पूज्य भाव से देखा जाता है, और नदी के ऊपर स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं. पुल बनाना क्या हमारे लोग नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे. लेकिन नदी को तो हमेशा नाव से पार किया जाता रहा है. जब राम सेतु इतने हजारों लाखों साल पहले बना था, तो छोटे छोटे सेतु तो बन ही सकते थे, लेकिन बहुत पुल हमारे यहाँ नहीं बने थे. नदी को तो नदी का जल सर पे चढ़ा के नाव में बैठकर ही पार किया जाता था. तो ऐसी परिस्थिति में एक्वाडक्ट तो कहीं पर थी ही नहीं. वहाँ के लोगों ने बनाया, और बनाने के बाद में ये बताया गया कि अच्छा, ये लोग अगर इतने काबिल है तो क्यों ना हम इनको इंजीनियर बनाए. और उनको आरईसी रुड़की के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स के रूप में देखा गया. और सिखा कौन रहा है? जो इनकी मदद लेने के लिए गए थे कि भैया आप प्लीज़ हमको एक्वाडक्ट बना के दो. जिन्होंने बनाया उनको विद्यार्थी बनाया गया, जिन्होंने बनवाया वो शिक्षक बन बैठे. तो इस तरह से ये बाद में तो बहुत सारी चीज़ें बदली, लेकिन उसका उद्भव यहाँ से बताया जाता है. तो ये जो सामर्थ्य है हमारे यहाँ पे, ये सामर्थ्य आपको जगह जगह पे मिलता है. गांव में किसी कुएं में कोई पशु मर जाता है, कोई पक्षी मर जाता है, पानी खराब हो जाता है, उसको साफ़ करना है, तो जिसका कुआं है उसको छोड़ के भी लोग आ जाते हैं. गांव में कहीं पे बारिश के मौसम में पानी भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए रास्ता टूटा है, वहाँ कुछ काम करना है, तो जब तक वहाँ पर लोग अपने दम से काम करते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होती है. लेकिन जब वहाँ पर एक सरकारी विभाग आ जाता है तो होता ये है कि नहीं नहीं, ये तो उनका काम है. रेलवे में से, टॉयलेट में से वो मग भी लोग चुरा लेते हैं. क्यों चुरा लेते हैं? ये तो रेलवे की संपत्ति है, इसलिए उन लोगों को लिखना पड़ा रेलवे आपकी संपत्ति है. ये आपने देखा होगा, बसों में, ट्रेनों में लिखा होगा. तो उसको हम ओन करेंगे कि ये हमारा है, तब जाकर के हम उसका जतन करना चालू करेंगे. जब तक हम उसको सरकार का समझेंगे, ये एक डिफरेंस को समझना जरूरी है कि समाज और सरकार दोनों भिन्न है एक दूसरे से. समाज की संपत्ति है, समाज उसकी रक्षा करेगा. सरकार को हमने कभी अपना माना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, सरकार की आवश्यकता बिल्कुल है, लेकिन किन किन क्षेत्रों में, ये भी देखने वाली बात है. जो काम समाज अपने दम पे कर सकता है, आपने जैसे पीडब्ल्यूडी का उदाहरण दिया, पीडब्ल्यूडी से ही जुड़ी एक बात है. काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, उस नगर का नाम बताया जाता है वाराणसी. अब वाराणसी जो नगर बताया जाता है, तो ये नाम आया क्योंकि वहाँ पर दो छोटी छोटी नदी है, वरुणा और असी. ये दो नदी के कारण वाराणसी नाम हुआ. जब तक पीडब्ल्यूडी ने वाराणसी में काम प्रारंभ नहीं किया था, तब तक, अब सोचिए कि वहाँ के नगरजन कितने होंगे, साथ में वहाँ से दर्शन के लिए तो कितने ही हजारों लाखों की संख्या में लोग आते होंगे. तो इतने सारे लोगों के आने के बाद भी वहाँ के सिस्टम्स ऐसे थे कि वरुणा या तो अस्सी में एक बूंद भी मलमूत्र की गिरती नहीं थी. ये व्यवस्था बनी हुई थी.
लेकिन पीडब्ल्यूडी के आने के बाद में हम ये नहीं कह रहे कि पीडब्ल्यूडी गलत है या उसने सब कुछ खराब किया, लेकिन ये सारी चीज़ें समाज जब तक करेगा, समाज उसको अपना मानेगा और उसकी एक पद्धति रहेगी। जब सरकारी तंत्र इन सब ग्रामीण जीवन के, दैनंदिन जीवन के क्षेत्रों में जब इन्फिल्ट्रेट करेगा, तो बाद में, आज मैंने वहाँ का तो उदाहरण दिया, यहाँ पे देख लीजिए अहमदाबाद में जो साबरमती का विशाला के पास ब्रिज है, उसके नीचे जाकर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। वहाँ पर 50 से 55 करोड़ लीटर अनट्रीटेड सीवेज डाला जाता है नदी में, लगभग, और वो भी इतना खतरनाक कि वहाँ पर आप खड़े रहो, आधे घंटे में तो कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए गिर के। और यही हाल लगभग हर एक शहर का है। दिल्ली में जाकर यमुना जी को देख लो, जिसको इतना पवित्र माना जाता है। अब जिस नदी को हम इतना पवित्र मानते हैं, उसी के जल से फिर गोकुल, वृंदावन, मथुरा में पूजा करते हैं, और उसी नदी का ये हाल हमने बना के रखा है। तो ये स्ट्रक्चर के कारण है कि ये जो एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, जहाँ पर कोई एक थर्ड पार्टी आपके लिए काम कर रही है, कॉरपोरेशन आपके लिए काम कर रहा है। कॉरपोरेशन से आपका कोई नाता नहीं है, आपका नाता आपके गांव के व्यक्ति से है, और इस कारण से वहाँ पर सारी गड़बड़ियाँ होंगी। तो ये यदि समाज के हाथ में ही था, समाज से ले लिया गया। हमारे यहाँ राजाओं के साथ कुछ ऐसा हुआ। अंग्रेजों के समय में राजाओं को कहा गया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम हम करेंगे। राजा, ये धर्मपाल जी ने अपने साहित्य में लिखा हुआ है कि उदाहरण के रूप में यदि कोई राजा महीने के 75 रुपये का मानदेय लेता था, तो उस राजा को अंग्रेजों के द्वारा कहा गया उदाहरण के रूप में कि आपको हम महीने के 500 रुपये देंगे और आपको करना कुछ नहीं, सारा काम हम करेंगे, राजा आप रहोगे, सिंहासन पर आप बैठोगे। तो जब किसी को कर्तव्य विमुख कर दिया जाता है, फिर जो हमारे यहाँ बातें चलती है राजाओं की, अय्याशियों की, तो हम ध्यान से देखेंगे इतिहास में, तो ये अय्याशियाँ तब हुई जब इनको कर्तव्य विमुख किया गया। जब तक हमारे यहाँ के राजा अपने कर्तव्यों का वहन करते थे, तब तक ऐसी अय्याशियाँ या इस तरह के अत्याचार प्रजा के ऊपर नहीं होते थे। लेकिन फिर ये हुआ, अंग्रेज प्रशासन ने कहा कि नहीं, काम तो हम देखेंगे, आप बस यहाँ पर बैठो, आप सम्माननीय परिस्थिति पे बैठो, आपको हम बहुत ज़्यादा धन देंगे। तो एक तो आवश्यकता से अधिक देना, वो राजा थे, वो चाहते तो ले सकते थे, फिर भी कम लेते थे। और यहाँ पर ये बताया गया कि नहीं नहीं, आप तो ज़्यादा लो, और फिर वहाँ से वो कर्तव्य विमुख हो गए, कर्तव्य उनका छूट गया, और छूट गया उसके बाद में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। कई सारे राजे रजवाड़ों के उदाहरण हम लोग, कई किस्से कहानियाँ हमने सुने होते हैं, और हम ये मान लेते कि नहीं हमारे यहाँ के सारे राजा ऐसे थे, लेकिन हम ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि उनको इस परिस्थिति में लाया कैसे गया था। ये एक सोची समझी राजनीतिक ये साजिश थी, एक षड्यंत्र था, रणनीति थी, जिसके तहत ये सब किया गया। तो गांव के साथ भी वही बात है कि गांव को यदि कर्तव्य विमुख किया जाएगा तो गांव कमज़ोर होगा, गांव विवश होगा, है ना। यदि यहाँ पर बोल दिया जाए हमें कि नहीं नहीं, आपको तो चलना भी नहीं है, हम तो वहाँ से यहाँ पे आने के लिए आपको कुछ दे देंगे, ऐसी ऑटोमेटेड व्हीलचेयर दे देंगे, इतने सारे यहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, रोबोटिक व्हीलचेयर बना देंगे, आप यहाँ बैठ के करो, ये होगा तो क्या होगा, पैर चले जाएंगे, हम चलना सीख छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। तो जो आपका मूल धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उसे जब छीन के, हमें लगता ये है कि ये तो गाँव के ऊपर उपकार किया जा रहा है, सरकार कह रही है कि नहीं आप चिंता मत करो, हम सब करेंगे। लेकिन कर्तव्य विमुख होना ही पतन का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आशुतोष जी ने ये प्रस्तुत किया। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे G20 का टैगलाइन है, और जो हमारी संस्कृति का बहुत ही मूल आधार रह चुका है, और जो है उसे हमें पुनर्जीवित करना है। ये रमनवाड़ी जिस गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमने वहाँ एक्सपीरियंस किया। पहले 2-3 साल जब हम गांव में जाते थे, तो हमें पहले 2-3 साल लगे कि लोगों को ये समझाने में कि हमारा गांव का काम हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, क्योंकि उनका यही सोच था कि ये जिला परिषद, ये गवर्नमेंट करेगी। तो पहले तो उनका माइंडसेट चेंज करना, वो पैराडाइम शिफ्ट करना, उसे 2-3 साल लगे। और मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एक बार हमने लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवा दिया, देन एनी प्रोजेक्ट एंड ऑल प्रोजेक्ट्स आर पॉसिबल, देन देयर इज़ नो लिमिट टू इट। हमारी मराठी में एक कहावत है, और वो कहावत ऐसी है, गाव जे राव ना करी ते गाव करी। मीन्स अगर गवर्नमेंट या बड़ा साहब जो कुछ नहीं कर सकता, वो गांव वाले करते हैं। सो देयर द स्पिरिट ऑफ सोशल कैपिटलिज्म, ये हमारे गांव के लिए ये होना ज़रूरी है। गांव के बारे में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखा जाता है कि जब भी कोई गांव बसाने की बात आती है,
तो गांव वाले उसमें से जो बुज़ुर्ग है वो आके बैठते थे और आज से 500 साल तक कैसे हमारे गांव का डेवलपमेंट हो सके वो प्लान करते थे, और ताकि हमारे गांव से किसी को भी बाहर जाना ना पड़े पैसा कमाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि हमारे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, सो जब मैंने मास्टर्स किया तब हमें ये पढ़ाया जाता था कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। हाँ, तो ये देखो, हालांकि ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत चल रहा है, लेकिन हमारे गांव को अगर हमको बचाना है तो वी हैव टू थिंक लोकली एंड एक्ट लोकली, देन ओनली ये वसुधैव कुटुंबकम का हो जाएगा। नहीं तो इन दिस फाइट ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर गांव वाले ने बनाया हुआ चीज़ महंगा है और इंडस्ट्री ने बनाया हुआ चीज़ सस्ता है, तो ये गांधी जी ने कहा कि ये दिस इज़ इकोनॉमिक्स विदाउट एथिकल फाइबर। हाँ, तो हमने यही अनुभव किया है गांव में कि लोगों को गांव में रहने की बहुत इच्छा है, लोग अपने गांव में रहना बहुत पसंद करते हैं, लोग अपने परिवार के साथ गांव में रहना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं अगर वो ठीक तरीके से हम हल कर सके, बीइंग एज ए कैटलिस्ट, बीइंग एज ए फैसिलिटेटर, तो वो प्रोजेक्ट कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, जैसे मैंने पानी के बारे में कहा। सो देयर आर 3 C's। ये हमारे छोटे एक्सपीरियंस में हमने जाना कि 3 C बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इज़ कनेक्ट, और ये कनेक्टिव की बात जब हम करते हैं, सो इट इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल यू राइटली मेंशन अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन अबाउट द रिवर्स, अबाउट आवर होली गंगा, होली यमुना। सो वी नीड टू हैव कनेक्ट with these rivers. What this connect means, हम पानी की जब बात करते हैं तो हमें पानी कुआं देता था या फिर हमें पानी नदी देती थी, लेकिन आज हमें पानी कौन दे रहा है? नल दे रहा है। So we lost that connect. So we need to re-establish that connect. कोई भी रिसोर्स ले लो, फॉरेस्ट, रिवर, that's first C. The second C stands for community ownership. ये जंगल, ये पानी जब गांव वालों का हो जाता है तो वो गांव की जिम्मेदारी होती है, और गांव वाले बहुत खूबी से वो जिम्मेदारी निभाते हैं। वी डोंट हैव टू टीच देम कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, और हम उनको सिखाने वाले कौन हैं? आई डिड माई एजुकेशन फ्रॉम शिवाजी यूनिवर्सिटी, देन फॉर लास्ट 20 to 23 years व्हेन आई एम वर्किंग विथ विलेजेस, मैं उनको सिखाने की चेष्टा नहीं करता हूँ, मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी पॉइंट को एम्फसिस करते हैं कि जब हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं तो हम उसमें से सीख रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, वो सेकंड बात है। सो द फर्स्ट C वाज टू कनेक्ट, सेकंड C इज़ द कम्युनिटी ओनरशिप, और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कल्चरल एजुकेशन। जब हम गंगा यमुना की बात करते हैं तो पहला हमने कनेक्ट लॉस्ट किया है, दूसरा कम्युनिटी ओनरशिप है, तो गांव, वो इलाके का एरिया, वो गंगा में सीवेज नहीं बहने देगा, और तीसरा है कि कल्चरल एजुकेशन। देखो, हमारे संस्कृति ने इन सारे चीज़ों को बहुत ही पवित्र माना है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए डिवाइन नेचर। तो फॉरेस्ट को कभी भी एक्सप्लॉइट करने का रिसोर्स करके हम नहीं देखते थे। हमारी संस्कृति कहती है कि हम अपनी पत्नी को छोड़ के, जब दूसरे सारे महिला है वो माता समान नहीं, माता ही है, ये हमारी संस्कृति का कहना है। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम निसर्गी नेचर को भी उसी नज़रिए से जब देखेंगे तो जितना चाहिए है उतना ही लेंगे, एंड वी विल नॉट टेयर इट अपार्ट, वी विल नॉट एक्सप्लॉइट इट, बिकॉज एक्सप्लॉइटेशन इज बेस्ड ऑन द ग्रीड फैक्टर। और हमारे गांव जो हम पुनर्वसित करने का प्रयास कर रहे हैं वो नीड फैक्टर पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी आर ट्राइंग टू वर्क विथ विलेजेस ऑन द नीड फैक्टर एंड नॉट ऑन द ग्रीड फैक्टर। और एक लास्ट पॉइंट वापस आपको देने से पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे रिसोर्सेस है जो हम नीड और ग्रीड के ऊपर ये कर रहे हैं, गाँवों को सिंपल माना जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि
कोई कह रहा है कि गाँवों को अभी टेक्नोक्रेट बनाओ। देखो, आज से हजारों साल पहले हमारा सनातन धर्म में क्या ये ऋषि मुनि जानते नहीं थे अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड अबाउट दिस डेवलपमेंट एस्पेक्ट विच द वेस्टर्नाइजर्स आर टॉकिंग अबाउट एंड मोस्ट ऑफ अस आर अगेन मेस्मराइज्ड एंड ब्लाइंडली फॉलोइंग इट? नहीं, हमारे वैदिक काल के ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे। देन द पॉइंट इज व्हाई लाइफ हैड बीन केप्ट सो सिंपल। मैं जब भी गांव देखता हूँ मैं बहुत प्रभावित होता हूँ गांव का सिंप्लिसिटी, क्या कहेंगे हिंदी में, सादगी। सादगी, बहुत सुंदर। गांव का सादगी देख के बहुत प्रभावित होता हूँ। हालांकि मैंने मेरा घर भी ये सिंप्लिसिटी के ऊपर, मिट्टी का घर और गोबर का घर हमने बनाया। एनीवे, द पॉइंट इज सिंप्लिसिटी इज लिंक्ड विद द पर्पस ऑफ लाइफ। तो गांव में रहना ये जीवन का उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ था, और वो उद्देश्य हम अपनी शिक्षण प्रणाली से हट के बदल गए। हम अपना उद्देश्य खो बैठे, इसलिए गाँव की सिंप्लिसिटी हमको लगता है ये गंवारपन है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। द सिंप्लिसिटी ऑफ विलेजेस आर वेरी प्रोफाउंड थिंग। द सिंप्लिसिटी ऑफ विलेजेस इज द रियल वेल्थ। सिंप्लिसिटी इज प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि गांव वाले जानते थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन किस उद्देश्य के लिए जीना है, और ये जानते हुए उन्होंने अपना लाइफ नीडफुल और सिंपल रखा था। सिंप्लिसिटी इज अ वेरी प्रोफाउंड थिंग एंड दैट्स व्हाई गांधी जी हैज़ ऑल्सो एम्फसाइज्ड अगेन एंड अगेन। किसी भी गांव वालों को जो इलिटरेट है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन illiterate and uneducated. I am talking illiterate. गांव वाले बहुत ही हाईली एजुकेटेड रहते हैं, बट दे आर illiterate, यानी पढ़ना लिखना नहीं। लेकिन किसी भी गांव वालों को आप पूछोगे या किसी भी सब्जी वाले को, तो वो बोलेगा हाँ ये सब फलाना फलाना हुआ, ये ऐसा हुआ, शायद मेरे कर्म में ही लिखा होगा। So they know the highest सिद्धांत of Bhagavad Gita and Bhagavatam is not to blame government, not to blame others for all the mishappenings in my life. ये शायद and this is the most important thing। देखो, अगर मैं मेरे दुख का, मेरे निजी जीवन में जो हो रहा है, इसके लिए मैं आशुतोष जी को आई मीन टू से मेक हिम रिस्पॉन्सिबल, ये सबसे घटिया चीज़ है। हमको ये सिखाना है, और हमारे शास्त्र ने ये सिखाया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स। ये मेरे ही नसीब में था, इसलिए हुआ है। सो द पॉइंट इज द सेंस ऑफ डिविनिटी, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन इट इज अगेन ट्रिगर्ड, व्हेन इट इज अगेन री-एस्टैब्लिश, हर गांव वापस स्वयं पूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। और जैसे अभी समय लगभग समाप्त हो रहा है, तो मैं एक प्रश्न के साथ ये बात ख़त्म करना चाहूँगा। कई बार लोग उत्तर के साथ करते हैं, मैं प्रश्न के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हैं, सबके मन में अलग अलग उत्तर आएंगे। ऐसा क्यों होता है कि जिस गांव में बाहर से लकड़ी चुन के लानी पड़ती है, मिट्टी के बर्तनों में हाथ से सब्जी काट के, बिना चॉपर के, बिना मिक्सर, बिना ग्राइंडर के, चटनी हाथ से कूट के, पीस के, बना के, फिर उसके ऊपर खाना पकाना होता है, बर्तन भी खुद ही धोने होते हैं, वैसी और कभी कभी तो अनाज भी खुद पीसना होता है, आटा खुद बनाना होता है। वैसी परिस्थिति में यदि अचानक कोई कह दे कि घर पे 15 मेहमान आ रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जहाँ काम वाली बाई है, जहाँ खाना पकाने वाली बाई है, जहाँ मिक्सर ग्राइंडर है, जहाँ पर डिश वॉशर है ना, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर यदि 2 मेहमान आ जाए तो आफत आ जाती है। यही फ़र्क है शहर में और गाँव में, और ये फ़र्क क्या है उसे हम महसूस करने की कोशिश करें, उसे सूत्रबद्ध करने की कोशिश करें, और इसके ऊपर सोचें, और वो सामर्थ्य जो वहाँ पे है, बड़े सादे उदाहरण से ये आपके सामने रखने का प्रयास किया है, उसके ऊपर जितना अधिक चिंतन मनन करेंगे उतना ही उस दिशा में हमारी गति होगी। और आप सब लोगों ने बड़ी शांति से हमारी बातों को सुना, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।